हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है एसएससी की ऑफिशियल साइट पर, जो कि साथी 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच होने जा रही है। तो इसी बीच में साथी 20 सितंबर से तो एमटीएस और हवलदार का पेपर स्टार्ट होने वाला था, लेकिन साथी अब इसका पेपर जो होगा वो मान के चलिए साथी, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, आपका पेपर का जो एग्ज़ाम डेट होगा एमटीएस हवलदार का, वो साथी ना 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में कभी भी आ सकती है। ये मान के चलिए आपका पेपर साथी, जैसे आपका सीजीएल का 26 सितंबर को पेपर समाप्त होगी तो आपका ये 30 सितंबर या तो साथी 1 या 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एमटीएस के पेपर में वो कभी लेट नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा। एसएससी ने अभी ये भी मतलब नोटिस नहीं दिया कि आपका पेपर टला है। जो साथी पहले आपका सीजीएल का पेपर होने वाला था, फिर साथी सीएचएसएल का पेपर होने वाला था, लास्ट में आपका एमटीएस का पेपर होने वाला था, लेकिन साथी अब पहले आपका सीजीएल का पेपर होगा, उसके बाद साथी अब बीच में ही आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगा एमटीएस हवलदार का, जो कि साथी हो सकता है सितंबर के लास्ट वीक से या तो अक्टूबर के पहले वीक से आपका पेपर स्टार्ट हो जाए। किसका भाई? एमटीएस हवलदार का। जो आप अपनी तैयारी रख रहे हैं ना साथी, उसको जारी रखिएगा, उसको बीच में ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि 10-15 दिन ही बस क्या हो सकता है वो लेट हो सकता है। इससे क्या होगा, अपनी तैयारी में और भी मजबूती आपको मिल सकती है, अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से रिवीजन करिए, इसमें हम रिवीजन करेंगे। ठीक है साथी, अभी तक एसएससी के ऑफिशियल साइट पे अनाउंस नहीं हुआ है कि आपका एग्ज़ाम जो टला है, जो एसएससी कैलेंडर के अनुसार, जो पहले एमटीएस हवलदार का 20 सितंबर से पेपर स्टार्ट होने वाला था। तो साथी आज का पेपर आपकी तैयारी पर भारी पड़ने वाला है भाई, पूरा पेपर। ये बात याद रखिएगा। टोटल 56 क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के यानी चारों विषय के क्वेश्चन होंगे, जो आपके ऑफिशियल पेपर में सॉल्व पूछे जाते हैं। ठीक है साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। अपनी तैयारी हम लगातार रखेंगे, एक दिन में 3-3 क्लास करेंगे, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम डेट आ चुका है। इसी बीच में एमटीएस हवलदार का भी एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे होगी, तो होगी डेली आपके पेपर तक, और एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पे। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो साथ ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई इस पेपर को कंप्लीट लगाते हैं। लास्ट में स्कोर करिएगा, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, यदि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है साथी, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा, सारे क्वेश्चन को तैयार करिएगा। आपकी तैयारी पे भारी पड़ सकता है भाई ये पेपर। ओके, देखिए पहला प्रश्न, 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? बताइए साथी, पहला ही प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। बताइए साथी, 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी प्रतिशत की थी? तो सर जी 18.3% की थी, यानी पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए साथी, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1956 में, यानी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस डेट को मनाया जाता है? बताइए साथी, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है हर साल। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए साथी, भारत में इलायची का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा केरल राज्य है। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। एक पानी में घुलनशील विटामिन है, तो इनमें से साथी कौन एक पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए है, बी है, सी है या मेरे दोस्त डी है? कौन पानी में घुलनशील विटामिन है?
तो साथ ही याद रखिएगा विटामिन सी है। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। अखम लक्ष्मी देवी को किसमें उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो भाई ये एमटीएस का फेवरेट सवाल होता है, यह आप सभी को मालूम है भाई। हर शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल इसी लेवल के पूछे जाएंगे। ओके, बताइए साथी, अखम लक्ष्मी देवी को किसमें उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो साथ ही याद रखिएगा मणिपुरी में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए साथी, 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे? तो सर जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 को। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? बताइए साथी, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ओके, ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो सर जी अनुच्छेद 32 देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। चंद्रगिरी किला कहाँ स्थित है? बताइए साथी, चंद्रगिरी किला कहाँ स्थित है? तो सर जी ये आपका एमपी में स्थित यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? बताइए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? तो सर जी स्टीफन हॉकिंस ने लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप लोगों को डेली का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारे पास तो नोटिफिकेशन नहीं आ पा रही है, यानी साथ ही आप लोगों ने नोटिफिकेशन को ही ऑन नहीं किया है और आप अपनी तैयारी भी लगातार नहीं कर पा रहे होंगे इससे, तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। ओके, क्योंकि इस बार हम आपके लिए निकले एक सीट के लिए। आप सभी का एक सीट चाहिए और एक लाइक चाहिए, लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान ने शासन का कैबिनेट स्वरूप किस देश से उधार लिया है? बताइए साथी, भारतीय संविधान ने शासन का कैबिनेट स्वरूप किससे उधार लिया यानी किस देश से? तो सर जी यूनाइटेड किंगडम से यानी यूके से लिया है। तो इस सवाल का ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं, यानी साथी किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो भाई याद रखिएगा 5.5 पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो बताइए दोस्त, किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो साथ याद रखिएगा ऐसा महात्मा गांधी जी ने क्या था, कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए साथी, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो सर जी 1878 में पारित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? बताइए साथी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा 1932 में। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? बताइए दोस्त, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? तो भाई याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा है। ओके, ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 18 को। रंजू मोनू सकैया ने वह नृत्य शैली जिसके लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। भाई नाम देखिए, रंजू मोनी
सकैया ने वह कौन सी नृत्य शैली क्या जिसके लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो भाई याद रखिए सत्रिया नृत्य के लिए जीती थी। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है? बताइए साथी, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है? तो साथी याद रखिएगा कावेरी नदी का है। तो साथी आपको हर एक टाइप का सवाल हम करा देंगे, बस आपको डेली क्लास लेना है और क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस आपको क्लास ही लेना है, हर एक क्वेश्चन को आपको तैयार भी करना है भाई, ये बात याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। ब्रह्मोत्सव त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल निवासी है? बताइए साथी, ब्रह्मोत्सव त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल निवासी है? तो साथी आंध्र प्रदेश के हैं। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। कुमुदनी लाकिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? बताइए साथी, कुमुदनी लाकिया की जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है वो कौन सी है? तो सर जी कथक है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया? बताइए साथी, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया? तो साथी याद रखिएगा सोनल मानसिंह को। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथ याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन यहां से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए जरा, तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथ याद रखिएगा सतलुज नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिम घाट से मिलती है? बताइए साथी, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिम घाटी से मिलती है? तो भाई याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी से। ओके, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी पर जो आपका पूर्वी घाटी पश्चिम घाट से मिलती है वो कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए साथी, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में फेमस है? तो वो आपका चिल्का झील है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि खारे पानी का सबसे अधिक यही माना जाता है भारतवर्ष में अपने। एक तो आपका सांबर झील है राजस्थान में है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। पंचधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, पंचधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो एक सवाल बताइए साथी कि जो सुपारा जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? जो सोपारा जलप्रपात है ना ये किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए तुरंत आप लोग। तो क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? किस राज्य में सोपारा जलप्रपात स्थित है? चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो सर जी हमें तो केवल शोर मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करें। तो भाई अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, तो मेरे दोस्त इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को याद करिएगा। कम से कम भाई जितने भी आप प्रीवियस ईयर के सवाल को कंप्लीट लगा लेते हैं तो मान के चलिए दोस्त 25 क्वेश्चन में से भाई
कम से कम तो 4 से 5 सवाल आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ओके, जैसे लेवल तो यही रहेगा, पैटर्न बिल्कुल भी यही रहेगा। आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस, यानी साथी आप सभी को क्या करना है, स्पेलिंग एरर करना है। जैसे कि स्पेलिंग एरर दिया रखा आपको सेंटेंस, उसी को आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा, देखिएगा किसमें आपका इंग्लिश में कुछ स्पेलिंग एरर हुआ है। जैसे द रेस्टोरेंट ऑफर्ड अ डाइवर्स मेन्यू विथ वाइड रेंज ऑफ क्यूलिनरी ऑप्शंस। बताइए साथी कौन सा इसमें से ऐसा है कि जो साथी स्पेलिंग एरर दिखाई दे रहा है। हमें तो साथी मिल चुका है, आपको क्या मिला है। जैसे हम ऑप्शन पे चले जाते हैं ना भाई, ऑप्शन पे हम चले जाते हैं, इससे हमें जल्दी मिलेगा। जैसे रेस्टोरेंट देखिए राइट स्पेलिंग है, डाइवर्स का भी राइट स्पेलिंग है, ऑप्शन का भी राइट स्पेलिंग, लेकिन मेरे दोस्त रेंज जिसे आप विविधता बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है सर जी? RANGE होता है भाई। रेंज, रेंज मतलब आपका विविधता होता है और सीमा होता है। तो यही देखिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। RENG नहीं होता है, आपका RANGE होता है भाई। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जब साथी आप सभी से मीनिंग पूछे तो हमेशा सिनोनिम्स खोजा करिए, बिल्कुल समानार्थी शब्द। जैसे फ्रैगिल, अब आप सभी को फ्रैगिल का मतलब भी मालूम होना चाहिए। फ्रैगिल का मतलब होता है साथी जो नाजुक बहुत होता है। क्या साथी नाजुक बोल सकते हैं या कमजोर बोल सकते हैं? नाजुक या कमजोर, जो साथी बिल्कुल आसानी से टूट सकता है। नाजुक या कमजोर होगा तो वही तो साथी बिल्कुल आसानी से टूट सकता है। याद रखिए फ्रैगिल का मतलब नाजुक या कमजोर, जो आसानी से टूट सकता है। जैसे फ्लोरिड का मतलब क्या होता है साथी? फ्लोरिड का मतलब होता है बहुत सजावटी। क्या होता है साथी? बहुत सजावटी होता है भाई, सजावटी होता है, ये बात याद रखिएगा। जूसी मतलब क्या होता है? जूसी मतलब रसदार होता है। क्या होता है साथी? जूसी मतलब रसदार होता है। स्ट्रांग मतलब बताइए साथी? स्ट्रांग, यही तो आपका बिल्कुल समानार्थी शब्द हो सकता है भाई। नहीं भाई, ये तो अपोजिट का होगा, ये आपका एंटोनिम होगा। स्ट्रांग साथी इसका एंटोनिम होगा भाई, याद रखिएगा, ये सवाल आपको भूलना नहीं है। फ्रैगिल का एंटोनिम आपका स्ट्रांग हो जाएगा, यानी मजबूत। नाजुक का कमजोर, नाजुक का साथी कमजोर, तो आपका स्ट्रांग मतलब मजबूत। ब्रिटल, यानी साथी इस सवाल का डी ऑप्शन हो सकता है ब्रिटल, क्योंकि ब्रिटल ही मतलब क्या होता है साथी? नाजुक। ओके मेरे दोस्त, नाजुक आपका ब्रिटल, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रैगिल का एंटोनिम स्ट्रांग होगा, फ्रैगिल का सिनोनिम सबका ब्रिटल होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी जरा क्वेश्चन नंबर 33 को हल करिए। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी साथी आप सभी को बस वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड का इडियम बताना, यानी मुहावरा बताना है। बता दिए साथी, पूरा सेंटेंस भी पढ़ना नहीं आप सभी को। वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड मतलब साथी बहुत खुश और प्रसन्न। वेरी यानी साथी बहुत खुश भाई, क्यों भाई? बहुत खुश, और डिलाइटेड मतलब प्रसन्न। तो इसका जस्ट साथी आपका मुहावरा क्या हो जाएगा? जैसे ऑन द बेल का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन को उठाएंगे तो ऑन द बेल का मतलब सतर्क होता है, सतर्क होता है, या तो साथी आपका सक्रिय होता है, ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ऑन द अटैक मतलब साथी आक्रामक होना, ऑन द अटैक यानी आक्रामक होना है। ऑन द मतलब ऑन द अटैक हो, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई प्लेयर, यानी आप क्रिकेट खेलें, आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं? धीरे धीरे सिंगल लगा के खेलते हैं, अपने आप को सेट करते हैं। जब साथी आप सेट हो जाए तो आप बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं, यानी आप ऑन द अटैक रूप में हो जाते हैं। क्यों साथी? आक्रामक होना होता है, याद रखिएगा। ऑन द अटैक का मतलब अन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है साथी? तो इसी माने तो साथी क्या होता है आपका? बहुत खुश, खुशी के सातवें आसमान पर। ऑन क्लाउड 9 का मतलब ही होता है साथी बहुत खुश, खुशी के सातवें आसमान पर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? मुहावरे के हिसाब से देखेंगे तो साथी आपका बीमार होना होता है। क्या साथी? बीमार होना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का साथी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड का मतलब होता है आपका बहुत खुश और प्रसन्न। बिल्कुल सेम साथी इसका ऑन द क्लाउड हो जाएगा। इसका मतलब साथी बहुत खुश यानी खुशी के सातवें आसमान पर। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए साथी इसका समानार्थी शब्द बताना है। जैसे इंथरैलेड का मतलब क्या होता है? इंथरैलेड का मतलब क्या होता है भाई? बहुत आकर्षित होना। जैसे साथी हम बोलते हैं ना इंथरैलेड मतलब बहुत आकर्षित होना। या साथी आप किसी चीज को देखते हैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंत्रमुग्ध हो जाना, किसी चीज को मंत्रमुग्ध हो जाना यानी वो बहुत ही आकर्षित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंथरैलेड बोलते हैं। जैसे जेजेड का मतलब क्या? उबा हुआ। जेडेड का मतलब क्या होता है साथी? उबा हुआ। उबा हुआ तो ये तो समानार्थी शब्द होगा नहीं। एनॉयड का मतलब क्या होता है साथी? चिढ़ा हुआ। क्या होता है साथी? चिढ़ा हुआ होता है, ये बात याद रखिएगा। फैसिनेटेड का मतलब ही होता है साथी बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बोर का मतलब क्या? उब चुका। बोरेड का मतलब आपका साथी क्या होता है? उब चुका होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंथरैलेड का मतलब होता है फैसिनेटेड। ओके, ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्रॉट टू लाइट, भाई मुहावरा बताना है। चलिए बताइए साथी सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा? ब्रॉट टू लाइट का मतलब साथी, जैसे साथी किसी बात को उजागर करना। जैसे अब भाई कोई बोल देता है किसी बात को, आप कहते हैं मत उजागर करना, लेकिन वो साथी किसी बात को उजागर कर देता है। या सामने लाना, किसी बात को सामने लाना या तो साथी उजागर करना। ब्रॉट टू लाइट का मतलब होता है, तो इसका जस्ट मुहावरा क्या हो जाएगा? जैसे साथी टू सीम लाइकली मतलब क्या होगा? संभावना होना। क्या साथी? संभावना होना होता है। ठीक है, और साथी आपका टू बर्न मतलब साथी जलाना। टू बर्न का मतलब क्या होता है दोस्त? आपका जलाना होता है। इन फेवर आप मतलब साथी पक्ष में होना। इन फेवर यानी साथी पक्ष में होना होता है, ये बात याद रखिएगा। और टू डिस्क्लोज यानी साथी खुलासा करने के लिए, यानी खुलासा। तो हमने आपको बताया कि ब्रॉट टू लाइट का ही मतलब होता है किसी बात को उजागर करना या तो साथी सामने लाना। तो यानी किसी बात को डिस्क्लोज करना यानी टू डिस्क्लोज हो जाएगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। भाई साहब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। सेंटेंस को समझिए, पढ़िए, उसके लिए एक शब्द बता दीजिए। क्या दे रखा है? डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब साथी बताइए जरा, डायलिसिस, सिंथेसिस, सिम्बियोसिस या एनालिसिस। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स यानी साथी किसी जटिल चीज की विस्तृत जांच। क्या साथी? किसी जैसे डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब किसी जटिल चीज का जो साथी विस्तृत जांच होता है उसको क्या बोलते हैं? डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे साथी हम पहला ऑप्शन देखेंगे डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? रक्त या साथी जैसे रक्त होता है अपना ब्लड होता है या तरल पदार्थ का क्या होता है? छानना होता है। क्या साथी? तरल पदार्थ का छानना होता है। क्या साथी? तरल पदार्थ का छानना होता है। ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संयोजन होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है मेरे दोस्त संयोजन होता है। सिम्बियोसिस का मतलब होता है सहजीवन। क्या होता है साथी? सहजीवन होता है। सिम्बियोसिस का मतलब, एनालिसिस का मतलब कि किसी चीज का गहरा स्टडी यानी किसी चीज का गहरा अध्ययन। तो यही तो हो जाएगा भाई एनालिसिस। इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स यानी एनालिसिस कर लेना भाई, किसी चीज की किसी जटिल चीज की विस्तृत जांच करना यानी एनालिसिस करना है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 36। भाई एक बार फिर से यहाँ तो 36 नंबर आ चुका है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ डीम ऑफ डोजन। अ डीम अ डोजन। अ डीम ऑफ डोजन होना चाहिए था भाई। अ डीम अ डोजन
ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत आम या सामान्य चीज़, जैसे अ डीम अ डोजन का मतलब होता है ना साथी, बहुत आम होता है। क्या? बहुत आम, या तो साथी आप बोल सकते हैं ना सामान्य, कोई सामान्य चीज़ जो होता है। क्या? कोई सामान्य चीज़ होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या होगा मुहावरा? वेरी कॉमन हो जाएगा भाई। बहुत आम या सामान्य चीज के लिए क्या हो जाएगा? वेरी कॉमन। वेरी रेयर का मतलब क्या होता है सती? बहुत दुर्लभ होता है। क्या सती? बहुत दुर्लभ होता है। टू टेक रिवेंज का मतलब बदला लेना भाई। टू टेक रिवेंज का मतलब क्या होता है साथी? ये बात याद रखिएगा साथी, बदला लेना होता है। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल हालात में होना भाई। मुश्किल हालात में होना, उसको क्या बोलते हैं? टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहाँ से वेरी कॉमन यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत आम या सामान्य चीज। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बनेगा राइट आंसर? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एलिसेट का सिनोनिम्स बताइए, यानी पर्यायवाची। पहला आपको आई है भाई, देख याद है, आई डबल एल है, उसका बाद आई है सी आई टी, आई डबल एल आई सी आई टी। इसका मतलब क्या होता है? एलिसिट का मतलब साथी भाई, जैसे आप बोलते हैं अवैध है। क्या साथी? अवैध होता है, या तो साथी गैर कानूनी होता है। क्या साथी? या तो आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त गैर कानूनी, अवैध या गैर कानूनी, यानी इलीगल हो जाएगा भाई। समानार्थी शब्द तो इलीगल हो जाएगा ना भाई। ओके। और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है आपका आवश्यक पूर्ण, आवश्यक पूर्ण होता है। और इन एसेंशियल का मतलब साथी आपका उद्घाटन गैर जरूरी भाई। इन एसेंशियल देना गैर जरूरी होता है। इनॉग्रल का मतलब क्या होता है? इनॉग्रल मतलब किसी चीज़ का उद्घाटन संबंधित, कोई ऑफिस हो गया या कोई दुकान हो गया, कोई शॉप हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? इनॉग्रल होता है, यानी उद्घाटन हो रहा है। इन एसेंशियल का मतलब गैर जरूरी। इंटीग्रल का मतलब साथी आवश्यक पूर्ण। इलीगल का मतलब अवैध या तो गैर कानूनी। तो इस सवाल का ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज मार्बलस सेड द स्पेक्टेटर्स। यानी साथी जो जो अंडरलाइन हुआ उसी में से आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया है। बताइए जरा, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए भाई। हमें तो केवल एक मिल गया क्योंकि पहला ही दिखाई दे रहा है। देखिए साथी, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का राइट स्पेलिंग क्या होता है? ARCHITECTURE होता भाई। यहाँ पे देखिए के दे रखा है, तो के तो होता नहीं भाई आर्किटेक्चर में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था तो सी ऑप्शन में देखिए आर्किटेक्चर का स्पेलिंग क्या दे रखा है? के दे रखा है। के होता नहीं है भाई, आप सभी को मालूम है। ओके, इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ओडियस, ओडियस का मतलब होता है घृणास्पद, नफरत करना योग्य। क्या साथी? ओडियस का मतलब होता है घृणास्पद या नफरत करने योग्य, ये एक बात याद रखिएगा। और प्लीजेंट का मतलब होता है सर जी सुखद। क्या होता है मेरे दोस्त? सुखद होता है। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है साथी स्वीकार्य। क्यों साथी? स्वीकार्य होता है, ये बात याद रखिएगा। रिपग्नेंट का मतलब होता है साथी प्रतिकूल या विरुद्ध बोल सकते हैं। क्या मेरे दोस्त? प्रतिकूल बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो ऑडियस का मतलब नफरत, तो जस्ट इसका साथी समानार्थी शब्द प्रतिकूल हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा, घृणास्पद होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। तो अब मेरे दोस्त रीजनिंग मैथ के सवाल आएंगे। तो जितने भी भाई मैथ रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। आपको मैथ रीजनिंग क्लास के लिए पढ़ना ही नहीं है, ठीक है साथी? मतलब क्लास में कर लीजिए, जितना हम डेली आपको जो क्लास में क्वेश्चन करा दे इसको पढ़ना है। पेपर तक आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं करना है मैथ रीजनिंग का, हम आपको बता दे रहे हैं। आपका यदि बेसिक क्लियर होगा ना तो केवल क्वालिफाइंग करना होता है,
40 क्वेश्चन में से साथ ही मान के चलिए 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। और मान के चलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि मान लीजिए आप पेपर देने गए जो आपका मेन जीके इंग्लिश होता है, तो आपका भी 135 स्कोर हो गया और अगले बंदे का भी 135 स्कोर हो गया। तो साथी अब इनमें से किसको लिया जाएगा? जो साथी पहले सेशन यानी मैथ और रीजनिंग में अधिक स्कोर किया रहेगा, यानी 40 में से जो अधिक स्कोर किया रहेगा उसी को ले लिया जाएगा। एसएससी का नया ऑफिशियल है ये भाई। ओके, तो भाई देखिए 40 नंबर क्या याद रखा है? एक निश्चित गुण भाषा में ट्रेन वाज लेट को CH PX JT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और जर्नी बाय ट्रेन को FK JT BU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ट्रेन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथ ही आप सभी से सिंपल किसका पूछ दिया? ट्रेन का पूछ दिया है। तो इसका कोड क्या होगा? तो साथ ही हमने आपको बता दिया है कि जब भी सिंगल पूछे तो तुरंत आपको कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन देखना है। जैसे साथी देखिए ट्रेन वाज लेट यानी ट्रेन इसमें भी है, इसका कोड क्या? ट्रेन वाज लेट का कोड देखिए CH PX JT है, ठीक है। फिर साथी सेकंड में आपको यही देखना है क्या ट्रेन दोनों में कॉमन है? जर्नी बाय ट्रेन यानी इसमें भी ट्रेन है। जब साथी हमें ट्रेन दोनों में कॉमन मिल गया तो हमारे दिमाग में यही क्लिक हुआ ना कि जब ट्रेन दोनों में कॉमन मिला तो दोनों का कोड में भी कोई ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस जब सिंगल पूछे, चाहे नंबर पूछे, चाहे सिंगल अक्षर पूछे, चाहे साथी कोई पूछ दे, सिंगल पूछे तो आपको हमेशा कॉमन देखना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ट्रेन को कॉमन देख लिया, ट्रेन इसमें भी है, ट्रेन इसमें भी है। उसके बाद हमारे दिमाग में क्लिक किया कोई ऐसा होगा जो कि कोड हुआ है उसमें कोई कॉमन होगा। जैसे देखिए साथी JT इसमें भी है, JT इसमें है, तो ट्रेन का कोड क्या हो जाएगा साथी? JT हो जाएगा। तो यही तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व बढ़ा जाए। बिल्कुल सर जी। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। एक निश्चित गुण भाषा में गल्फ को 7-3-9-1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और फैंस को 2-4-3-8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यफ के लिए कूट क्या है? बताइए साथी। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे गल्फ दिया है, गल्फ में 4 अक्षर हैं और इनके 4 अलग अलग नंबर कोड दे रखा है 7-3-9-1, और साथी फैंस FANS फैंस के लिए 4 नंबर हैं 2-4-3-8 और 2-4-3-8 2-4-3-8। और साथ ही आप सभी से केवल यफ का पूछा, हमने आपको क्या बताया? जब सिंगल पूछे दोनों में कॉमन देखना है। देखिए गल्फ में भी यफ है और साथ ही फैंस में भी यफ है, इसका मतलब दोनों में कॉमन मिल गया। तो अब साथ ही कोई जो कोड है हुआ है नंबर, इसमें कोई ना कोई नंबर कॉमन हो गया। देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, यानी गल्फ में 3 है और साथ ही फैंस में 3 है, तो यफ का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस यही आप सभी काम ही करना है। जब सिंगल पूछे तो पहले तो दोनों में कॉमन देखना, यदि कॉमन नहीं मिला तो एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए भाई, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 को। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताइए साथी। हमने आपको तरीका बता दिया, ट्रिक बता दिया है। क्या करना आप सभी को? हर एक अक्षर का पहला अक्षर उठाना, जैसे RBQ का पहला अक्षर R उठाना है, OSN का पहला अक्षर O उठाना है, LP के पहला अक्षर L उठाना है, IMH का पहला अक्षर I उठा लेना है। उसका तुरंत क्या करना है? इनका कोडिंग करना है। R 18 होता है, O 15 होता है, L 12 होता है, I 9 होता है। जब साथी आपने कोड किया होगा तो आप देखा होगा कि लग रहा है कि -3 हुआ है। 18 से 15 -3, 15 से 12 -3, 12 से 9 -3। उसी प्रकार 9 में से 3 कर देंगे, 9 में से 3 6। हमें नंबर तो चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए, यानी साथी यफ। उसका जब हमें मालूम हुआ कि यफ से हमारा आंसर मिल रहा है तो तुरंत हमें ऑप्शन में जाना है, देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कि यफ से स्टार्ट हुआ है। तो केवल एक ही ऑप्शन हमें साथी केवल यफ से स्टार्ट हो दिखाई दे रहा है, जो है साथी FJE है। क्यों साथी? तो हम पूरा क्यों हल करें भाई? हम पूरा रिलेशन क्यों चेक करें? हमें इतना टाइम नहीं है भाई कि हम इतना हल करने बैठे। यदि हमें एक तरीका मालूम है कि बस सिंगल चेक करना है तो बस चेक करना है। ओके, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? चलिए भाई, इस बार नंबरों का श्रृंखला दे रखा है, जरा दिमाग लगाइए सर जी। तो आप लोग तो 97, 88, 85, 76, 73, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 61 है।
जरा दिमाग लगाइए, क्या आएगा इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर? लगाइए दिमाग, जोर जबरा दिमाग लगाइए। देखिए सर जी, 97 से साथी 85 बनाए यानी -12 किया है। 97 से -12 को कम करेंगे तो 85 बन जाएगा। फिर 85 से 73 यानी साथी 85 में से 12 को कम करेंगे 73 बन जाएगा। फिर साथी 73 से एक बार को छोड़ देंगे, आगे का 73 में से 12 को कम करेंगे तो 61 बन जाएगा। देखिए साथी बीच का छोड़ा है, तो अब साथी हम जब बीच का जो हमने छोड़ा उसको हल करेंगे तभी हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग से किया था यहाँ पे लास्ट में कर दिया भाई -12, तो इसमें ठीक है। अब साथी जो छोड़ा ना उसको हल करते हैं भाई, देखते हैं उसमें कितना का डिफरेंस है। जैसे देखिए मेरे दोस्त 88 से 76 यानी 88 में ऐसा हम क्या कम करेंगे 76 बन जाए, तो सर जी -12 कर दीजिए ना भाई। तो इसी प्रकार साथी 76 में से -12 कम करेंगे तो कितना आएगा 64 बन जाएगा भाई। -12 कलेक्शन हो चुका है, हमने 97 चेक कर लिया, यानी साथी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 64 आएगा, जो कि ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व बढ़ा जाए। बिल्कुल सर जी, क्वेश्चन नंबर 44 कल करिए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना है? बताइए साथी, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना है? तो सर जी देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी साथी ध्यान से देखिएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं के एसपी मूल्य के समान यानी बराबर है। तो यहां से साथी 5 को उठाएंगे, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, यहाँ से 4 CP बराबर 3 SP हो रहा है ना साथी। अब देखिए जब मेरे दोस्त कास्ट प्राइस अपान सेलिंग प्राइस करेंगे तो यहाँ से 3/4 हो जाएगा, यानी साथी कोई सामान हम 3 में खरीद रहे हैं 4 में बेच रहे हैं। बताइए साथी कास्ट प्राइस 3 है यानी उसका जो अंकित मूल्य यानी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य उसका 3 है, सेलिंग प्राइस 4 यानी कोई सामान हम 3 का खरीद रहे हैं 4 में बेच रहे हैं, यहाँ से +1 का हो रहा है। तो एक किससे होगा साथी 3 से होगा, एक हमें बेनिफिट हो रहा है किससे 3 से, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो 3 का भाग जब 100 में कटाएंगे तो 33/1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व बढ़ा जाए। बिल्कुल सर जी, चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत वजन 65 kg है और शेष 35 लड़कों का औसत वजन 32 kg है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन कितना होगा? पहले साथी हम लोग एक कक्षा में सारे टोटल लड़कियों को निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 20 लड़का है, 20 यहाँ पे लड़के हैं और यहाँ पे 35 लड़के, एक कक्षा की बात कराएं, यानी टोटल साथी 55 लड़के हैं एक कक्षा में, है ना मेरे दोस्त। ये तो आपको मालूम हो चुका है। बताइए साथी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। ओके साथी, जैसे एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत वजन 65 किलो है, यानी साथी 20 गुणे 65 कितना हो जाएगा बताइए। 2 पंजे 10 को 0, 2 छक 12 13 यानी 1300 हो जाएगा। और साथी शेष 35 लड़कों का औसत वजन 32 किलो के बराबर हो जाएगा। 32 गुणे 35 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा साथी 32 गुणे 35 जब हम करते हैं तो यहाँ से 1120 आता है ना साथी। अब हम इसमें क्या करें, इनका हम टोटल कर दे भाई। औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितने टोटल है तो उनसे भाग करा देते हैं। तो वही तो हम काम कर रहे हैं भाई। पहले 20 लड़कों का औसत वजन 65 किलो के बराबर कर दिया और 35 लड़कों का औसत वजन 32 किलो के बराबर कर दिया। 20 गुणे 65 1300, 35 गुणे 32 आपका 1120, यानी टोटल यहाँ से साथी आप देखेंगे तो 2420 हो जाएगा। अब किससे भाग करेंगे? तो सर जी हम यहाँ से 55 से भाग करेंगे, तभी तो हम साथी राइट आंसर देख सकते हैं। एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। 55 का भाग जब साथी 200 2420 में देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? ये बात याद रखिएगा साथी 44 kg आएगा। कितना? 44 kg आएगा। यानी कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन कितना है? 44 kg, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 को। किस राशि रुपीज में, यहां से भाई किस राशि रुपीज में, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछ दिया है। मानिए चाहे मत मानिए, हमने पूरा सवाल नहीं पढ़ा, हमने यही पढ़ लिया कि किस राशि रुपीज में, इसका मतलब हमसे प्रिंसिपल पूछा है।
देखिए किस राशि पर 4% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा। यानी सर जी सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्यों साथी, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। इस बार आप सभी से एसआई दे रखा है 240 का ही तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल पी पूछा हमसे, रेट साथी 4% टाइम 3 वर्ष बटे में 100। जब साथी बराबर बराबर आता है तो हम इसको क्या काट सकते हैं डायरेक्ट, 3/24 यानी साथी 1 सेकेंड भाई, 3 से पहले नहीं काटते, पहले 4 से काटते। देखिए 4 एक कम 4, 4 छंग 24 यानी 60 बार में कट गया इधर। फिर देखिए 3 एक कम 3, 20 23 60 यानी साथी 20 बार में। अब यहाँ से पी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का गुणे 100 में कर देंगे, 20 गुणे 100 आपका 2000 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी साथी जो 4% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में 240 का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2000 रुपया होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर निकालिए आप लोग, क्या होगा साथी, ये तो काफी इजी सवाल है। चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए क्या आएगा राइट आंसर है। चलिए साथी 6 7 8 9 10 11 यही लगता है सिक्वेंस हमें दिखाई दे रहा है। बताइए कमेंट करके सवाल का राइट आंसर 8 होगा, 9 होगा, 5 होगा या 12 होगा, तुरंत बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को। WY13 किसी निश्चित प्रकार से UW16 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार SU19 QS22 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते OQ17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जरा सा ये सवाल हल करिए। जब साथी नंबर और अक्षर साथ में दो तो सबसे पहले हम किसको हल करना बताया है आपको, तो सबसे पहले नंबर को हल करना सिखाया। जैसे देखिए ध्यान से बस देखते रहिए, WY का 13 का जो रिलेशन है वो UW16 से है, तो तुरंत साथी पहले हम लोग नंबर को हल कर लेते हैं। जैसे 13 16 यानी +3 क्या है, उसके बाद साथी जो अक्षर दिया इनका नंबरिंग करते हैं। W 23 होता है, Y साथी 25 होता है, U 21 होता है, W 23 होता है। देखिए 23 21 -2 क्या है, 25 23 -2 क्या है, तो इसमें तो देखिए -2 +3 लगा है भाई पहले रिलेशन में। जो WY13 का रिलेशन UW16 से है, ठीक है, एक तो हमें रिलेशन मिल चुका है -2 +3 का। नेक्स्ट का भी चेक करते हैं भाई, SU19 का रिलेशन QS22 से है। देखिए 19 22 ये तो भाई +3 का रिलेशन है। यस साथी 19 होता है, U आपका 21 होता है, Q 17 होता है, यस आपका 19 होता है। देखिए 19 17 -2 और 21 19 -2, इसमें देखिए -2 +3 यानी इसमें भी साथी -2 +3 का रिलेशन लगा है। सेम साथी यही सिचुएशन हम फॉलो करेंगे जो हमसे पूछा है। OQ 17, सबसे पहले भाई नंबर को हल करें, 17 में 3 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, यानी लास्ट हमारा 20 आएगा। अब O में से -2 करना, Q में से -2 करना। O आपका 15 होता है, 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 पे कौन होता है, M होता है। Q होता है साथ, देखिए O आपका होता है 15 और Q होता है 17, इसमें से 2 कम करिएगा 13, 13 पे कौन होता है, M होता है। 17 में से 2 कम करिएगा तो कौन आता है भाई 15, 15 पे O होता है, यानी MO 20 हो जाएगा। MO 20 ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को। जैसे देखिए एक निश्चित कुट भाषा में टाइम को 61 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और पौंड को 59 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में ब्लू को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। चलिए साथी ये तो लगता है बहुत ही सवाल आ गया भाई, जरा से दिमाग लगाइए। जो इस सवाल को हल कर दिया मान जाएंगे भाई उसका 6 नंबर क्लियर है कोडिंग डी कोडिंग में, जो इस सवाल को हल कर दिया तभी भाई। जैसे साथी ध्यान से देखिए, टाइम को 61 TIME टाइम को 61, तो जब साथी इस तरह का सवाल देता है तो सबसे पहला तरीका क्या अपनाते हैं हम लोग, हर एक अक्षर का कोडिंग करते हैं, उसको आपस में जोड़ते हैं। जैसे T होता है 20, I होता है 9, M होता है 13, E होता है 5, इसको आपस में जोड़िए, 20 9 29, 29 13 42, 5 47 हो रहा है। लेकिन हमें तो 61 बताना है, क्यों साथी, इसमें 14 जोड़ेंगे तो 61 होगा भाई। उसका साथ दूसरा का मेथड हम क्या अप्लाई करते हैं,
हर एक अक्षर का अपोजिट करते हैं, उनका कोडिंग करके हम लोग जोड़ते हैं भाई। देखते हैं जैसे साथी टी का अपोजिट क्या होता है, जी। जी का नंबर कितना होता है, 7 होता है। बस हम इसका अपोजिट करके नंबर लिख रहे हैं भाई, ठीक है। आई का अपोजिट आर होता है, आर का नंबर कितना होता है, 18 होता है। एम का अपोजिट एन होता है, एन का नंबर कितना होता है, 14 होता है। ई का अपोजिट भी होता है, भी का नंबर कितना होता है, 22 होता है। इसको जोड़ा जाए 17 18 25, 25 14 39, 39 22 61। यानी साथी इनका ना हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद क्या साथी, इन अक्षरों का जो टाइम दिया है इनका अपोजिट करने के बाद उनका जोड़ा नंबर है भाई, ओके। उसी प्रकार से देखिए पौंड, पौंड POND पौंड है। देखिए पौंड का देख हम नंबर अभी नहीं लिख रहे हैं, 59 नहीं लिख रहे हैं। देखिएगा जस्ट इसका जब जो पौंड के चारों अक्षर इनका अपोजिट करिए। P आपका होता है 16 और P का अपोजिट क्या होता है K का नंबर कितना होता है 11 और O होता है साथी 15, O होता है 15। इसका अपोजिट क्या होता है L होता है यानी 12, L होता है 12। N का अपोजिट अभी हमने क्या M होता है जो कि 13 नंबर होता है। D होता है 4, D होता है 4 ना भाई। इसका अपोजिट क्या होता है W जो कि साथी 23 होता है। इसको जोड़िए देखिए कितना आता है 11 12 23, 23 और साथी आपका 13 36, 36 और 23 59 हो जाएगा। देखिए साथी पौंड का तो यही तो कोड किया है भाई, है ना मेरे दोस्त। यानी टाइम और पौंड तो लिखा था लेकिन इनका अपोजिट नंबरों को ऐड किया है भाई। तो उसी प्रकार भाई ब्लू के हर एक अक्षर का कोड अपोजिट करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। जैसे बी दिया है, एल दिया है, यू दिया, ई दिया है। बी होता है 2, इनका अपोजिट क्या होता है वाई, वाई का नंबर कितना होता है 25, हम केवल नंबर लिख रहे हैं भाई। एल का अपोजिट क्या होता है साथी, आपका एल का अपोजिट होता है वो, ओ का नंबर कितना होता है साथी 15 होता है। यू का अपोजिट साथी एफ होता है, एफ का नंबर 6 होता है। ई का अपोजिट भी होता है, भी का नंबर 22 होता है। इसको जोड़िए देखिए कितना ऑप्शन मिल रहा है या नहीं भाई। 25 15 40, 40 और 6 46, 46 22 आपका 68, जो कि ऑप्शन है पहला राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा भाई हो गया, ये तो दिक्कत तो नहीं आई भाई, है ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 18 60 से संबंधित है, ठीक उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 42 140 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 33 किस से संबंधित है। तो साथ ही इस सवाल का राइट आंसर दी, क्योंकि आयोग ने इसे भाई गलत सवाल ठहरा दिया है। बताइए सत्य आप इसमें क्या दिमाग लगा पा रहे हैं। और ऑप्शन सेम दिया गया था, पेपर में ये सवाल आया था ना, बिल्कुल सेम नंबर दिया गया था, सेम डाटा दिया गया था, सेम ऑप्शन भी दिया गया था। बताइए आप क्या इसमें दिमाग लगा के राइट आंसर दे पा रहे हैं, कमेंट करके बताइए जरा। तो चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। क्या आपका दे रखा है क्वेश्चन, देखिए 7 लोग हैं ABCDEF और G, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है सर जी, पहले के वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। इसमें साथ ही हमें 7 लोग को बैठाना है, तो 7 तो पाही खींच लेते हैं, लाइनिंग कर लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग को बैठाना है इसी में। अब देखिए जो जो लाइन बोला उसको पहले आप दिमाग लगा के बताइए, क्या आपका राइट आंसर आ रहा है। बताइए मेरे दोस्त इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट हल करिए भाई। जैसे देखिए जो जो लाइन पढ़ेंगे उसको कंप्लीट कर देंगे। बस आप सभी को ये मालूम होगा, जिसको मालिक बैठा रहे हैं उसका राइट और लेफ्ट मालूम होना चाहिए, यानी दायां बायां आपको मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए सी जो है ना वो बी के ठीक दाएं बैठा है, यानी साथी बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। तो साथी बी को हम यहाँ पे बैठाएंगे, तो बी के ठीक दाएं बैठे कौन है, सी, यानी राइट साइड में सी यहाँ बैठ जाएगा। सवाल बोल रहा है बी के ठीक दाएं बैठे, यानी राइट साइड में, बी के राइट साइड में सी बैठ गया। एक लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लाइन बढ़ा जाए, ई जो है ना वो बी के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर ई बैठा है, यानी साथी बी यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है। बी का लेफ्ट साइड यानी साथी बायां कौन होता है, लेफ्ट होता है। बी के लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पे ही बैठा है, तो ई कहाँ बैठे, जैसे बी का लेफ्ट साइड पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, यानी सर जी ई यहाँ पे बैठ जाएगा भाई, ई यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है सर जी, ई भी बैठ चुका है। अब देखिए ई और एफ का निकटतम पड़ोसी डी है, यानी साथी सवाल देखिए क्या बोला है, ई और एफ का निकटतम पड़ोसी डी है,
यानी सर जी यफ को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, डी को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो साथी ई और यफ का पड़ोसी निकटतम पड़ोसी डी बनेगा। क्यों साथी? हाँ सर जी, ये तो बात आपने सही कहा है। फिर देखिए साथी ए जो है ना वो सी के ठीक दाएं बैठा है, यानी साथी सी के ठीक दाएं कौन बैठा है? ए बैठा, यानी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए सी यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, तो साथी सी के ठीक राइट साइड ए बैठा। सवाल बोला है भाई, जो सवाल बोला उसी को हमने फॉलो किया है, ठीक है। तो सवाल देखिए क्या पूछा, बी के सापेक्ष में जी का स्थान क्या है? यानी साथी यहाँ पे एक अभी आपका नंबर खाली, यानी लाइनिंग एक खाली है। कौन नहीं बैठा है भाई? ए बी सी डी ई एफ, जी नहीं बैठा है भाई, जी यहाँ बैठ जाएगा। तो बी के सापेक्ष में जी का स्थान क्या? बी यहाँ पर है, बी के सापेक्ष में दाएं से तीसरे स्थान पे है। देखिए दाएं से तीसरे स्थान पे है ना साथी, यानी यहाँ से डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बी के बाएं से भी साथी आपका चौथे पोजीशन पे, लेकिन ऑप्शन देखिए नहीं दे रखा है, केवल बाएं से दूसरे, ठीक है बाएं, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा। तो बी के सापेक्ष में जी का पोजीशन देखिए, पहला सी है आपका, दूसरा का ए है, तीसरा का पे ई जी है, तो यही तो है दाएं से तीसरा, यानी बी के दाएं से तीसरे स्थान पे है, यानी सॉल्व का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी मजा आया? बिल्कुल सर जी। चलिए भाई अगला सॉल्व को हल करिए इसी बात पर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है? देखिए कथन दे रखा है, सभी बार क्लब है, कुछ बार जिम है। निष्कर्ष दिया है, कुछ क्लब जिम है, कुछ जिम बार नहीं है। बताइए साथी, ये सवाल तो हल कर सकते हैं भाई, ये सवाल कभी गलती नहीं होना चाहिए आपके पेपर में। बस आपको ये कथन बनाना था, जैसे सभी बार क्लब है, यानी साथी जो सभी बार, यानी बी को हम बार डिनोट करें, ठीक है, बी को हम क्या डिनोट करें? बार। सभी बार क्या साथी? क्लब है, यानी सभी जो बार है वो क्लब है, क्लब को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। कुछ बार जो है ना वो जिम है, यानी साथी जो कुछ बार है ना वो क्या है आपके? कुछ बार जो वो जिम है, यानी साथी हम जे से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए जी से, जी से, जे से नहीं साथी जी से, है ना। अब सवाल निष्कर्ष क्या निकला इसका? कुछ क्लब क्या जिम है? कुछ क्लब क्या साथी जिम है? बता सकते हैं आप लोग? कोई बता सकता है भाई? कुछ क्लब जिम है क्या? कुछ क्लब जिम है क्या? बिल्कुल है सर जी। देखिए कुछ क्लब ये भी है, कुछ क्लब जिम है, यानी साथी पहला निष्कर्ष तो भाई ठीक लग रहा है ना साथी। प्रश्न के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कुछ क्लब जिम है। देखिए कुछ क्लब, जो सवाल बोला था सभी बार क्लब है, यानी जो जिम है साथी, कुछ क्लब जो वो जिम भी है, बिल्कुल ठीक है। कुछ जिम क्या बार नहीं है? कुछ जिम क्या, कुछ जिम साथी बार है भाई। देखिए यहाँ पे सवाल बोला है कि कुछ बार वो जिम है, बिल्कुल है। तो पहला ही निष्कर्ष ठीक लग रहा है साथी, हमारे अनुसार तो भाई पहला अनुसरण ठीक लगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लोग, तो इस सवाल का ऑप्शन सी यानी 3 नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53 को। इंटू का कोड 2684 है, ओपन यानी OPEN का कोड 3567। आप सभी से ओ का पूछ दिया, केवल सिंगल अक्षर पूछा, तो आप तुरंत देखिए क्या दोनों में कॉमन है? बिल्कुल, इंटू में ओ है और ओपन में भी ओ है, यानी साथ ही इन कोडिंग में कोई ऐसा नंबर होगा जो कोड होगा कॉमन होगा। कौन सा नंबर कॉमन? देखिए 2684 में 6 कॉमन है और 3567 में 6 कॉमन है, यानी सभी ओ का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 54 को। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बताइए साथी क्या आएगा भाई? सर जी प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, इसी समीकरण में गुणा और भाग को बदलना। चलिए भाई ये क्या बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। 2 भाग 8 है, यानी 2 के बाद भाग है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए। 8 है, 8 के बाद माइनस है तो माइनस को प्लस में कर दीजिए, 25 हो जाएगा। 25 के बाद गुणा है तो गुणा को भाग में बदल दीजिए, 5 हो जाएगा। 5 के बाद प्लस है, प्लस को माइनस में बदल दीजिए, 9। उसके बाद इसमें बॉडमस का नेम लगा दीजिए। देखिए 8 दूना 16 इधर हो जाएगा, 5 का भाग साथी 25 में देंगे 5 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। 16 5 कितना हो जाएगा साथी? 21 हो जाएगा। 21 में से 9 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए लास्ट क्वेश्चन साथी, आप सभी दोस्त इस सवाल का हल करिए। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताइए साथी, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? हमने आपको बताया है
जैसे आपके सभी अक्षरों का श्रृंखला दे रखा है, तो सभी का पहला अक्षर उठाइए ना। जैसे ESG का पहला अक्षर ई उठा लीजिए, उसका GTK का पहला अक्षर जी उठा लीजिए, IUO का पहला आई उठा लीजिए, KBS का पहला अक्षर के उठा लीजिए। देखिए उसका तुरंत इनका नंबरिंग कर दिए। E5 होता है, G7 होता है, I9 होता है, K11। देखिए 5 से 7 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2, 9 से 2 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2। तो उसी प्रकार 11 में 2 जोड़िएगा 13, 13 पे कौन यम, यानी साथी हमारा आंसर यम से स्टार्ट होगा। या तो साथी यम डबल होगा, या तो साथी यम WX हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। अब हमारे सामने चुनौती आ चुका है, हमारे सामने यही चुनौती कि हमारा आंसर तो यम से स्टार्ट होगा, लेकिन साथ देखिए ऑप्शन बी नहीं होगा न तो ऑप्शन डी होगा। क्यों हम ऐसा बोले? क्योंकि ऑप्शन हमारा यम से मिल चुका है ऑलरेडी। तो साथ ही देखिए जो पहला ऑप्शन आपका डबल दिया है और इसमें YW दिया है, तो क्यों ना साथी हम बीच का अक्षर चेक ही नहीं करें भाई, WW यानी सेकेंड अक्षर चेक ही नहीं करें भाई, हम डायरेक्ट लास्ट के अक्षर को चेक कर लेते हैं। या तो साथी लास्ट के अक्षर में W आएगा या तो X आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बीच में तो भाई MW है ही, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो हर एक अक्षर का लास्ट अक्षर चेक करते हैं। जैसे ESG का लास्ट अक्षर G है, GTK का लास्ट अक्षर K है, IUO का लास्ट अक्षर O है, KBS का लास्ट अक्षर S है। देखिए G 7 होता है, K आपका 11 होता है, O 15 होता है, S 19 होता है। 7 से 11 प्लस 4 क्या है, 11 से 15 प्लस 4 क्या है, 15 से 19 प्लस 4 क्या है। तो उसी प्रकार इसमें प्लस 4 कर दीजिए, 19 में 4 जोड़िएगा 23, 23 पे W, जो कि साथ ही हमें MW तो मिल चुका था, यानी डबल हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपके पेपर पे, भारी पड़ने वाला पेपर। तो बताइए साथी आप सभी का टोटल 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। चलिए ईमानदारी के साथ बताइए भाई सभी दोस्त, और सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिए भाई, क्योंकि हम आपके लिए लगातार क्लास प्रोवाइड करेंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जो हम आपको क्लास ना प्रोवाइड करें। ठीक है साथी, बस आपको क्या काम करना है, डेली क्लास लेना और अपनी तैयारी को लगातार रखना है। एक भी दिन गैप नहीं छोड़ना है। SSC सीजीएल के चक्कर में पड़ गए कि उनका पेपर तो 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर को। नहीं भाई, 2-4 दिन आपको गैप मिलेगा, तो इसमें और आप रिवीजन करेंगे, अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिए, डेली क्लास लीजिए, तैयारी करिए। हम आपके लिए डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे, ऐसा एक भी दिन सिंगल डे नहीं होगा जो कि हम क्लास को प्रोवाइड ना करें। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिए, पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में साथ ही हम लोग एक दमदार पेपर वाले प्रश्न करेंगे और शाम में 6:30 पे एक मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।